नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उन्हें अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि इंडिया सप्लाई चेन, भारत की जो सप्लाई चेन है उसको कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक विदेशों से आने वाले कच्चे माल पर ही डिपेंड रहती है ना। तो उन सब के बारे में जो न्यूज़ आई है हम वो देखेंगे। जंगल कैट जो है वो अभी भी असुरक्षित है ना, उसके बारे में हम जानेंगे कौन सी श्रेणी में आती है, कैसे क्या खतरा है वगैरह। XRN में क्या नई खोज हुई है वो देखेंगे। मनरेगा में क्या मजदूरी की जो समस्या चल रही है वो देखेंगे। मॉडिफाइड उड़ान योजना क्या है सरकार की, ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से आ सकते हैं प्री और मेंस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले है द जंगल कैट। ठीक है, इसके ऊपर क्या आया है हम देख लेते हैं। जंगल कैट भारत और एशिया में पाई जाने वाली सबसे आम और छोटी बिल्ली है, लेकिन इस पर कम रिसर्च हुई है। ठीक है, सबसे आम और सबसे छोटी बिल्ली कौन सी है ना, जंगल कैट। लेकिन इस पर जो रिसर्च है वो सबसे कम हुई है अब तक। नई स्टडी के अनुसार भारत में जंगल कैट की संख्या लगभग 3 लाख प्लस आंकी गई है। यह घने जंगलों से ज़्यादा खुले इलाकों और खेती वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। एग्रो पोस्टल एरियाज़ में रहना जो है ये ज़्यादा पसंद करती हैं। जंगल कैट किसानों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये चूहों को खाकर फसलों की रक्षा करती हैं। हमारे आसपास जो बिल्लियाँ पाई जाती है उन्हें ही कहते हैं जंगल कैट। ठीक है, ये चूहों को खाकर फसलों की रक्षा करती हैं। इसके मुख्य खतरे क्या हैं? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, सड़क दुर्घटनाएं, शिकार, आवारा कुत्ते, मानव दबाव। ठीक है, ये इस प्रकार के जो खतरे हैं जिनकी वजह से ये कम हो रही हैं। स्टडी के अनुसार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर खेत और खुले इलाके को भी संरक्षण नीति में शामिल करना चाहिए, ये सुझाव दिया गया है। ठीक है, क्या पाया गया है कि जो अभी भी है कम रिसर्च हुई है और जंगल कैट की संख्या जो लगभग 3 लाख प्लस आकी गई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें हैं। किसानों के लिए फ़ायदेमंद होती है क्योंकि चूहे खा लेती हैं, है ना, फसलों की रक्षा करती हैं। IUCN के अनुसार जो है ये अभी भी लीस्ट कंसर्न मतलब कम खतरे वाली श्रेणी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी सुरक्षित है पूरी तरीके से, है ना। धीरे धीरे इसकी संख्या कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि यह ठीक स्थिति में है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 तक इसे शेड्यूल 2 में रखा गया है। और नई स्टडी में क्या पता चला है कि 26 अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है ये जो हुई है, वो 26,000 से ज़्यादा कैमरा ट्रैप डेटा का उपयोग किया गया है इसको पता लगाने के लिए। ठीक है, खुले इलाके में रहना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार आ सकते हैं, है ना। जंगल कैट के बारे में सही कथन चुनिए। क्या यह केवल घने जंगलों में पाई जाती है? नहीं, ये खुले इलाकों में रहना पसंद करती है। कृषि क्षेत्रों में भी पाई जाती है, सही है। IUCN रेड लिस्ट में यह इंडेंजर्ड है। यह चूहे को खाकर फसलों की रक्षा करती हैं। ठीक है, 2 और 4 सही हैं, सॉरी ये ठीक है। क्वेश्चंस मेंस में किस प्रकार आ सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। एग्रो पास्टोरल लैंडस्केप का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या महत्व है? ठीक है, और जंगल कैट के संदर्भ में समझाइए इस चीज़ का, इस जंगल कैट के संदर्भ में क्या महत्व है ये समझाइए। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कैसे हैंडल करना है हमें इस क्वेश्चन को? सबसे पहले इंट्रो लिखना है। क्या लिखेंगे? जंगल कैट का परिचय क्या है, सबसे छोटी बिल्ली है, कहाँ पाई जाती है, खुले इलाकों में, है ना, किसानों की मदद करती है, चूहे खाती है, क्या इनके खतरे हैं वगैरह सब कुछ लिखना है। बॉडी हैबिटेट इम्पोर्टेंस, है ना, थ्रेड्स वगैरह सब लिखने हैं बॉडी में। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? पॉलिसी चेंज, एग्रो लैंडस्केप कंजर्वेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, इस प्रकार से इसे हैंडल करना है क्वेश्चंस को।
हाउ टू सिक्योर इंडिया सप्लाई चेन। इंडिया की सप्लाई चेन को किस प्रकार हमें सुरक्षित करना होगा। हमारा जो लगभग 90% जो चीज़ें हैं हम बाहर से आयात करते हैं, मतलब विदेशों से। तो अभी जो वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है तो काफ़ी असुरक्षित हो गई हैं सारी चीज़ें। भारत की सप्लाई चेन को सुरक्षित कैसे बनाएं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था जो है काफ़ी हद तक विदेशों से आने वाले कच्चे माल पर निर्भर होती है, जैसे ऊर्जा, खाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स। ठीक है। हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए तनाव ने दिखा दिया कि अगर सप्लाई चेन रुक जाती है तो इसका असर जो है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना इसका समाधान है, जैसे तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को हमें कम करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हम लगभग जो 85% जो कच्चा तेल है हम आयात करते हैं बाहर से, और 50% जो गैस है वो बाहर से आयात करते हैं। तो इसलिए हमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर और विंड पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देना होगा। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तेल भंडारण को बढ़ाना होगा, है ना। ठीक है। अलग अलग देशों से आयात करने की स्ट्रैटेजी हमें बनानी होगी। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना होगा। ठीक है। भारत कई कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ों में आयात भी करते हैं हम। ठीक है। दाल, तिलहन और खाद का घरेलू उत्पादन जो है हमें बढ़ाना होगा। ज़रूरी खाद्य वस्तुओं का भंडारण, बफर स्टॉक भी हमें करना होगा। ठीक है। दाल, तिलहन की खेती को बढ़ावा देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन की समस्या क्या है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। कच्चे माल और इंटरमीडिएट का जो उत्पादन है वो हमें भारत में बढ़ाना होगा। कच्चा माल 34%, इंटरमीडिएट 31% और मशीनों जो है 24%। भारत के आयात का बड़ा जो हिस्सा है कच्चे माल और बीज के उत्पादों का है ना। तो भारत तैयार माल बनाने में अच्छा, लेकिन कच्चे और बीज के सामान के लिए बाहर निर्भर रहता है, इतना हम बाहर से मंगाते हैं। ठीक है। आयात के स्रोतों में विविधता, अलग अलग देशों से सप्लाई चेन जो है हमें सुनिश्चित करना होगा। लंबी अवधि के व्यापार समझौतों को बढ़ाना होगा हमें। ठीक है। महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है। लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोगी होते हैं, इन सब का आयात जो है हम ज़्यादा करते हैं। दवाइयों के लिए कच्चे पदार्थ, APIs, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ये हम बाहर से ही लेते हैं। तो अगर इनकी सप्लाई रुकती है तो फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। नई तकनीक और वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, कम कच्चे माल में उत्पादन और वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल। देश में उत्पादन बढ़ाना होगा। API, सेमीकंडक्टर और मशीनों का घरेलू उत्पादन हमको बढ़ाना होगा। केवल फाइनल प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन भारत में बनानी होगी हमें। ठीक है। साझेदारी आधारित समग्र रणनीति बनानी होगी। सरकार, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मिलकर काम करना होगा। ठीक है। इस पूरी न्यूज़ में इतना ही था। देखते हैं कि प्री और मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं। निम्नलिखित में भारत की सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। कच्चे तेल का आयात, सेमीकंडक्टर पर निर्भरता, दालों का आयात, घरेलू उत्पादन में वृद्धि। क्या सही है। 1, 2, 3, 2 और 3। ठीक है। सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहे हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। समाधान सुझाइए। क्या लिखना है हमको इसमें। इम्पैक्ट क्या क्या बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, उत्पादन लागत, GDP पर असर, उदाहरण तेल, सेमीकंडक्टर, API। समाधान क्या है। आत्मनिर्भरता, डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। इस प्रकार से हमें हैंडल करना है प्रश्न को। थर्ड न्यूज़ है हमारी XRNA ऑन ए मिशन। क्या नई खोज हुई है इसके अंदर, ये हम देख लेते हैं। क्या है XRNA। यह RNA का वह प्रकार है जो कोशिका के बाहर पाया जाता है, जैसे खून, लार और पेशाब में। ठीक है। पुरानी धारणा क्या थी। पहले माना जाता था कि RNA बाहर निकलते ही नष्ट हो जाते हैं, केवल कोशिका के भीतर ही पाए जाते हैं। लेकिन अब पता चला है कि ऐसा नहीं होता है।
कोशिकाओं द्वारा रिलीज, कोशिकाएं खुद एक्स आरएनए को बाहर भेजती है ताकि वो दूसरी कोशिकाओं तक संदेश पहुंचा सकें। सुरक्षा व्यवस्था, एक्स आरएनए छोटे छोटे कंटेनर में रहते हैं जिससे वे एंजाइम से खराब नहीं होता है। इनका कार्य क्या है? इनका शरीर में इम्यून सिस्टम, घाव भरने और विकास में मदद करता है, लेकिन कई बार कैंसर कोशिकाओं इसका गलत उपयोग करके जो है बढ़ा लेती है कैंसर को। उपयोग और रिसर्च, एक्स आरएनए की मदद से वैज्ञानिकों ने बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग का पता लगा सकते हैं और बेहतर दवाएं और डिसइंफेक्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्स आरएनए के बारे में था। देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक्स आरएनए के बारे में, यह केवल कोशिका के अंदर पाया जाता है, रॉन्ग। कोशिकाओं के बीच संचार में मदद करता है, सही है। शरीर के तरल पदार्थों में पाया जाता है, ये भी सही है। केवल 1 2 1 2 3, केवल 3 1 2 3 जो भी हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में कैसे आएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर आरएनए, एक्स आरएनए क्या है, इसके कार्य और चिकित्सा क्षेत्र में महत्व को समझाइए। एक्स आरएनए की खोज में आधुनिक चिकित्सा और रोग पहचान में कैसे बदलाव लाया है। पानी शुद्धिकरण और सार्वजनिक व्यवस्था में एक्स आरएनए की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से मीन्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या लिखना है? डेफिनेशन है ना, एक्स आरएनए क्या है, कैसे काम करता है, मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, जैसे कैंसर मिसयूज, चैलेंजेस क्या है इसके, जैसे कैंसर में मिसयूज होता है। कंक्लूजन, फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इसकी। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको हैंडल करना है। फिर है नेबर्स पॉलिसी, एक छोटा सा आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, उसे भी हम देख लेते हैं कि अभी जो भारत को नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं बलेन्द्र बालेन शाह को जल्द भारत आने का निमंत्रण देना चाहिए। दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं ताकि मजबूत हो सके। ठीक है, नरेंद्र मोदी और बालेन शाह ने शुरुआत में ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात कही। भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंध हैं। दोनों देशों की जो संस्कृति है वो काफ़ी हद तक मिलती हैं। ठीक है, संस्कृति, पारिवारिक रिश्ते और खुली सीमा इन्हें जोड़ते हैं। नेपाल एक ज़मीन से गिरा है, इसलिए वह व्यापार और यात्रा के लिए काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर करता है। भारत की ऊर्जा योजनाओं से नेपाल को अपनी बिजली बेचने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह मान लेना गलत होगा कि प्रधानमंत्री के आने से सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। चीज़ें बदल भी सकती हैं। बालेन शाह जो है वो युवा नेता हैं और नेपाल में एक नए बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पुराने नेताओं से थोड़ी अलग सोच रखते हैं, इसलिए उनकी विदेश नीति अभी साफ नहीं है। पिछले कुछ सालों से भारत और नेपाल के रिश्ते में कुछ तनाव भी हैं, जैसे संविधान विवाद, सीमा पर व्यापार रुकना, सीमा से जुड़े मुद्दे। बालेन शाह पहले काठमांडू के मेयर थे और उन्होंने भारत के प्रभाव का विरोध भी किया था, है ना। भारत नेपाल की मदद कर सकता है, जैसे नए एयरपोर्ट के लिए उड़ान की अनुमति देना, नेपाल की बिजली खरीदने में आसानी करना, दोनों देशों के बीच पुराने समझौते को अपडेट करना। तो पहले भी भारत ने नेपाल के नेताओं को बुलाने में देरी की थी, जिससे रिश्तों में दूरी आई। अब भारत को जल्दी से बालेन शाह को आमंत्रित करना चाहिए और पड़ोसी पहले, नेबर्स फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। इस आर्टिकल में यही था। ठीक है, ये मनरेगा के ऊपर आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है कि क्या क्या समस्याएं हैं। यह लेख बताता है कि मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम और नए प्रस्तावित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन VBG रामजी जी एक्ट में सबसे बड़ी कमियां क्या है? मजदूरी। ठीक है, मजदूरी को सबसे बड़ी कमी बताया। मजदूरी क्यों महत्वपूर्ण है? अगर मजदूरी ज़्यादा होती है तो लोग काम करने के लिए उत्साहित होते, कम होती है तो लोग काम छोड़ देते हैं। तो मजदूरी से ही तय होता है कि योजना सफल होगी या नहीं। पहले क्या था, है ना, राज्य सरकार तय करती थी मनरेगा में। उस समय कई राज्यों में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज़्यादा थी, इसलिए योजना में लोग बढ़ चढ़कर काम करते थे। 2009 के बाद क्या बदला? केंद्र सरकार ने खुद मजदूरी तय करना शुरू कर दिया और शुरुआत में मजदूरी बढ़ी, लेकिन बाद में बस महंगाई के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही, है ना। तो लगभग मजदूरी बढ़ना बंद हो गया इसके बाद।
परिणाम क्या निकले? न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान, बाजार मजदूरी से भी कम, है ना, मजदूरी मिलने में भी देरी हुई, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। नए कानून की समस्या क्या है कि इसमें भी मजदूरी तय करने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है, और खर्च जो है वो 60-40 है, इतना केंद्र उठाएगा इतना राज्य। फिर भी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं दी गई। सबसे बड़ी कमी क्या है इस नए कानून में? यह साफ नहीं है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलेगी। समाधान क्या हो सकता है कि न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ज़्यादा हो मजदूरी, ठीक है। समय पर भुगतान होना चाहिए जिससे मजदूर खुश हो, योजना मजबूत होगी और भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल में यही था। ऑन ए विंग, ये जो मॉडिफाइड उड़ान योजना है उसके बारे में आया है कि सरकार ने छोटे शहरों में हवाई यात्रा बनाने के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना शुरू की है। इसके लिए पहले से लगभग 6 गुना ज़्यादा पैसा तय किया गया है, ठीक है। उड़ान योजना पहले भी शुरू की गई थी ताकि छोटे और दूर दराज इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ा जा सके। पहले में क्या समस्या थी योजना में कि छोटे शहरों में यात्रियों की संख्या कम थी, हवाई अड्डों की सुविधाएं ठीक नहीं थी, हवाई यात्रा महंगी पड़ती थी, लोगों में जागरूकता भी कम थी। अब इसमें नई वाली में क्या बदलाव किए गए हैं? सब्सिडी दी गई है, 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। जो सरकारी मदद होती है सब्सिडी वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। सरकार खुद सब्सिडी देगी, यात्रियों पर अतिरिक्त जो बोझ है वो नहीं डाला जाएगा। 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सब्सिडी के लिए रखा गया है। पुराने हवाई अड्डों को ठीक किया जाएगा, हेलीपैड बनाए जाएंगे, छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है कि छोटे शहरों में हवाई यात्रा की मांग अभी भी बहुत कम है। लोग सस्ता विकल्प जैसे ट्रेन और बस से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। हवाई यात्रा महंगी और कम उपयोगी लगती है। कई जगहों पर आर्थिक गतिविधि कम है, इसलिए नियमित उड़ानें चलाना मुश्किल है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है कि अगर सरकार सिर्फ सब्सिडी पर निर्भर रहेगी तो असली समस्याओं को नहीं सुलझा पाएगी, तो यह योजना लंबे समय तक सफल नहीं हो पाएगी। इस एडिटोरियल में इतना ही था, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर उपलब्ध है।